नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आप देख रहे हैं आज का मनी मंत्र। सप्ताह खत्म हो रहा है, सप्ताह का आखिरी वर्किंग डे है और हम लेकर हाजिर हैं ऐसी खबरें जो आपसे जुड़ी हैं, जिनका सरोकार आपसे है। न्यूज दैट यू कैन यूज। आपकी नौकरी, आपकी आमदनी, आपका खर्च, आपकी गृहस्थी, देश की अर्थव्यवस्था से जुड़ी खबरें। कोई राजनीति नहीं, कोई हिंदू मुसलमान नहीं, कोई भारत पाकिस्तान नहीं। खबरें जो आपको समझनी चाहिए, जाननी चाहिए और सीधी साधी सरल भाषा में ये खबरें समझाने की हम आपको कोशिश करते हैं। और मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार पवन कुमार हैं। और पवन, आज की जो बड़ी खबर मेरी निगाह में, और ये आम आदमी से जुड़ी खबर है, क्योंकि आज की तारीख में, कोरोना काल में, संकट काल में हम फ़ोन का बड़ा इस्तेमाल कर रहे हैं, डेटा का बड़ा इस्तेमाल कर रहे हैं, घर में बैठे हैं, कंप्यूटर्स पर बहुत काम कर रहे हैं। तो प्रधानमंत्री ने आह्वान किया है, इकोनॉमिक टाइम्स की खबर है, फोकस ऑन टेलीकॉम सेल्फ रिलायंस सिक्योरिटी। और यहाँ पर जुड़ी हुई खबर दो तीन जगह आ रही है, बिजनेस स्टैंडर्ड की खबर है, टाइम टू मेक 2G सर्विसेज पार्ट ऑफ हिस्ट्री। मुकेश अंबानी बड़े प्लेयर हो गए हैं और सुनील मित्तल का भी इसमें जिक्र किया गया है कि 2G को अब हटाइए, अब 5G का ज़माना आ रहा है और ये भी मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया को आगे बढ़ाया जाए टेलीकॉम सेक्टर में। कहने में, सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, पर इसमें थोड़ा लैग भी होता है। समझाइए इस खबर को पवन। देखिए, इसको नए आलोक में समझने की जरूरत इसलिए है कि प्रधानमंत्री ने कहा कि आप सेल्फ रिलायंस बढ़ाइए ना, जरूरत है, मौका भी है आपके पास। लेकिन मेरा ये कहना है कि टेलीकॉम को खोले हुए इस देश में 25 साल हो गए, 25 साल से ज्यादा हो, 25 साल के आसपास आप लगा लीजिए। लेकिन 25 साल में हमने, देखिए क्या है, हम केवल सर्विस प्रोवाइडर रह गए हैं टेलीकॉम में। आप देखेंगे टेलीकॉम के, जब आप इक्विपमेंट की बात करेंगे तो आप बाहर से लाते हैं, कुछ आप साउथ कोरिया से लाते हैं, कुछ आप चाइना से लाते हैं। आप जो इंफ्रास्ट्रक्चर बिछाते हैं टेलीकॉम में, उसमें आप चाइना की कंपनियों का बोलबाला है, हुआई और जेटी का। तो मैं ये कह रहा हूं कि आप सेल्फ रिलायंस बढ़ाइए, लेकिन अभी तक के जो लक्षण दिख रहे हैं उसमें इस तरह के जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, मैं केवल मोबाइल बनाने की बात नहीं करता हूं संदीप। मोबाइल बनाना सबसे आसान काम है और सबसे ज्यादा आपको दिखता इसलिए है क्योंकि उसका इस्तेमाल सब करते हैं। इसके पीछे पूरी एक कतार है इक्विपमेंट की जो हम लोग नहीं देखते, जिसके बारे में हम नहीं जानते। नहीं, तो मोबाइल बनाना, बीच में काट रहा हूं पवन, मोबाइल बनाना सबसे आसान आप बता रहे हैं, पर आलम यह है कि मोबाइल भी, देश में जितने मोबाइल बिकते हैं 1.6% भारत में बनते हैं सिर्फ। वो भी बाहर से लेकर आ रहे हैं। अब बनेंगे। हाँ। क्योंकि अभी आप जो देख रहे हैं, बहुत सारी कंपनियों ने काम शुरू किया है। कुछ और प्लांट आप देखेंगे जब वो दे विल कम अप इन फ्यूचर, इन नियर फ्यूचर। तो सिर्फ मैं ये कह रहा हूं कि उस सूरत में आप जब इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं तो बड़ी बड़ी कंपनियां जो केबल लाइन बिछा रही है, जो दूसरे और काम कर रही है, जिसमें हैवी इक्विपमेंट लगते हैं, जिसमें पूरी प्लानिंग लगती है, जिसमें बड़ा जिसमें कॉन्ट्रैक्ट मिलता है, तो ऐसे आपके पास कौन है? अभी जब आप तैयार करेंगे तो पीछे, अभी हम लोग का पहले भी एक दो बार बात कर चुके हैं, एक बफर पीरियड आपको देना होता है। वो बफर पीरियड कितने? 3 साल। तो जब आप, प्रधानमंत्री ने आह्वान किया है, तो आप जब इसको ग्राउंड लेवल पे देखेंगे तो भी इसमें 3 साल लगेंगे। तो इन्होंने, ऐसा नहीं कि प्रधानमंत्री ने आज बोला और कल को तैयार हो जाएगा अगस्त में, ऐसा नहीं होता। पर ये एक स्टेप इन द राइट डायरेक्शन है ना। हम जैम की बड़ी बात हुई 3-4 साल पहले कि भाई जनधन, आधार, मोबाइल, अब इन चीज़ों को अगर सही मायने में हकीकत में तब्दील करना है, और आपदा ने आपको मौका दिया, चीन से तकरार ने आपको मौका दिया है, तो 25 साल जिस बात पर हमने ध्यान नहीं दिया, हम ट्रेडिंग में ज़्यादा इंटरेस्टेड रहे, भारतीय कंपनियों ने, कि बाहर से माल मंगा दो, ठप्पा यहाँ पर लगवा दो और यहाँ पर लोगों को बेच दो। कम से कम कॉस्ट करेक्शन का एक मौका मिल रहा है और सरकार उसे पुश दे रही है। तो ये एक ऐसी चीज़ है जिसका समर्थन किया जाना चाहिए। बिल्कुल समर्थन करते हैं हम इस बात को। हमने तो मेक इन इंडिया का भी समर्थन किया था। हमें लगा कि मेक इन इंडिया सरकार ने कहा है तो इसका इंपैक्ट होगा। 4 साल में मेक इन इंडिया में क्या हुआ आपको पता है। तो सवाल पीएम के केवल आह्वान का नहीं है, सवाल है कि इस देश में हम केवल सरकार को ब्लेम नहीं कर सकते। इस देश में जो सिस्टम है उसमें
आप इंडस्ट्रियलिस्ट से बात करेंगे, वो कहते हैं साहब कि हमारे लिए बिजनेस का माकूल माहौल नहीं है, हम 12% 14% इंटरेस्ट पे हमें बैंक लोन देता है। तो ये केवल एक फैक्टर मैं आपको बता रहा हूं, लेकिन आपको देखिए जब आप केवल प्रॉफिटियरिंग में लगे रहेंगे तो देश में इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनेगा, देश में इक्विपमेंट बड़े बड़े नहीं बनेंगे। तो प्रधानमंत्री के आह्वान का कितना फर्क पड़ेगा मुझे ही नहीं पता, लेकिन एक ईमानदार कोशिश है इस देश को। और केवल क्यों, मैं ये कहता हूं कि आप हम चाय बेचते हैं ना, चाय में आप देखिए पूरी दुनिया में आप देखेंगे, आप जब आप दूसरी दुनिया में मैं एक एग्जांपल देता हूं मेक्सिको का। आप जाइए, आपको टाटा टी मिलता ही नहीं वहां पे, कोई हिंदुस्तानी टी नहीं मिलेगा वहां पे। श्रीलंका का दिल्मा टी मिलता है, तो दिल्मा टी वहां पहुंच जाता है, टाटा टी नहीं पहुंचता। ऐसा क्यों है, मुझे ये बात समझ में नहीं आती। सारे स्विच बोर्ड आपको साउथ अमेरिका में सब ऑस्ट्रेलिया के मिलेंगे, हमारे यहाँ का क्यों नहीं होता? मैं कह रहा हूं तो क्या स्विच बोर्ड हम नहीं बना रहे? तो इस पे सीरियसली सोचने की जरूरत है। प्रधानमंत्री ने कहा है, उसका स्वागत है, अच्छी बात है, लेकिन इसका इंपैक्ट कितना होगा मुझे ये नहीं पता है। बिल्कुल। अब एक और जो ये संकट काल से जुड़ी खबर है और मॉरेटोरियम, आप दर्शक जानते हैं कि 31 अगस्त तक अगर आप ईएमआई नहीं दे रहे हैं तो आपको छूट मिल सकती है, ब्याज आपको देना है नहीं देना है। सुप्रीम कोर्ट तक भी ये मामला गया। फिर बीच में खबर आई, अब दीपक पारेख कह रहे थे, उदय कोटक, ये खबरें मैंने आपको बताई कि मॉरेटोरियम आप इसको इनडेफिनेटली एक्सटेंड मत कीजिए, क्योंकि जो लोग दे भी सकते हैं वो भी नहीं दे रहे, बैंकों पर दबाव हो रहा है, जो एनपीएज हैं 14.7% हो रहे हैं। लेकिन खबर ये आ रही है, देखिए संकट काल में भी उबर नहीं पा रहे हैं कुछ सेक्टर्स, और सबसे ज़्यादा मार पड़ी है हॉस्पिटैलिटी, होटल्स को, रेस्टोरेंट्स को। अब आप वीकेंड पे, आज सैटरडे है, शाम को आप प्रोग्राम बनाते थे कि परिवार के साथ बाहर जाएंगे, आप बाहर नहीं जा रहे हैं, तो रेस्टोरेंट बंद हैं, होटल्स बंद हैं। तो खबर क्या है बिजनेस स्टैंडर्ड की, मॉरेटोरियम फॉर हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में बी एक्सटेंडेड, यानी कि हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में अभी और छूट दी जा सकती है, क्योंकि लगभग भट्टा बैठ गया है। अगर मैं ये कहूं, गलत तो नहीं कह रहा हूं पवन? बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। सबसे देखिए, दो सेक्टर्स जो सबसे ज्यादा प्रभावित हैं संदीप, वो है हालांकि दोनों हॉस्पिटलिटी मानिए आप, एक तो सिविल एविएशन और हॉस्पिटलिटी में आप होटल्स, रेस्टोरेंट, बाकी जो रिलेटेड उसके एक्टिविटीज हैं, और लार्जेस्ट एम्प्लॉयर है। ये बात यूं समझिए, बिल्कुल, लोगों की नौकरियां गई वहां पे। अभी 4 महीने हो गए उस बात को, दूसरी जगह छिटपुट काम शुरू हुआ है, हॉस्पिटलिटी सेक्टर लगभग बंद है। तो उसको तत्काल राहत पहुंचाने की जरूरत है। देखिए क्या है, रिजर्व बैंक ऑलरेडी इस पे बात कर रहा है। जो आप खबर जिसका हवाला दे रहे हैं, ये कल निर्मला सीतारमन, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने कल इंडस्ट्री के साथ मीटिंग में ये बात कही, फिक्की के साथ। तो मेरा ये कहना है कि ये पेपर पे ऑलरेडी संदीप तैयार है। ऑलरेडी रिजर्व बैंक हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री से बात करके और पूरा एक खाका ब्लूप्रिंट तैयार करके बैठा हुआ है, और आप किसी भी दिन देख सकते हैं इस पे अनाउंसमेंट हो सकता है। जो दूसरा पार्ट जो आपके बातचीत का है, वो ये कि क्या इस पे मोरेटोरियम होगा। देखिए मोरेटोरियम अब जो होगा वो मेरा अंदाजा है कि वो सिलेक्टेड होगा, वो सारे सेक्टर्स के लिए नहीं होगा। सारे सेक्टर्स के लिए बहुत उसका विरोध हो रहा है, लेकिन उन सेक्टर्स के लिए होगा जो बहुत ज्यादा इंपैक्टेड हैं, और जहां रोजगार बंद है, जहां पे उनका धंधा बंद है, और फाइनेंशियली डीप ट्रबल में है, जहां पे हैवी लॉसेज चल रहा है, उसके लिए होगा। क्या पता हॉस्पिटलिटी के लिए हो, क्या पता कुछ और सेक्टर्स के लिए हो, लेकिन जो मोरेटोरियम होगा वो निहायत सिलेक्टेड होगा। इस बात को समझ लीजिए। बिल्कुल। और इस सिलेक्शन में भी देखिए, क्या सरकार इस बारे में भी सोच रही है? हम जब हॉस्पिटैलिटी की बात करते हैं तो बड़े बड़े होटल्स या रेस्टोरेंट हमारे जहन में आते हैं, पर पवन दरअसल क्या है, इनफॉर्मल सेक्टर में भी आप देखें, ढाबे, या मैं फिल्म सिटी में बैठा हूं, यहां पर चारों तरफ चाय के ठेले लगाने वाले, पटरी पर अपना बन अंडा, बन ऑमलेट खिलाने वाले, इतने लोग वो प्रभावित हो गए हैं। अब रेहड़ी पटरी वालों के लिए आपने 500 करोड़ का ऐलान कर दिया कि भाई उनको हम देंगे, पर कितने लोग अपना धंधा कर पा रहे हैं? ये हॉस्पिटैलिटी में ही मैं जोड़ूं तो गलत तो नहीं जोड़ रहा हूं? बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये उसका एक्सटेंडेड पार्ट है। और संदीप, मैं माफी चाहूंगा, पर मुझे बात समझ में नहीं आती कि आप देखिए, आप सब्जी खरीदने तो जा रहे हैं ना, आप फल खरीदने जा रहे हैं, वहां भी आप जब खड़े होते हैं दुकान पे, तो वहां पे 4 और लोग होते हैं। मुझे बात समझ में आती है, इनके साथ मुझे लगता है कि सरकार
अब जो है वो इनके साथ मेरे हिसाब से थोड़ी ज्यादती है। आप उनको स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस देके आप ये बोल सकते हैं कि साहब ये फला फला रूल्स का पालन करेंगे, और फिर उसके बाद उसकी मॉनिटरिंग बढ़ाइए। आप एक आदमी जो 3 और इंसान को रोजगार दे रहा है वो बंद है, लोगों को दिक्कत हो रही है, तो मेरे ख्याल से ये ज्यादती है। और ये मेरे ख्याल से तुरंत इसको कुछ नहीं तो हफ्ता भर 1.5 हफ्ता जो भी है लगा के इसको खोले जाने की जरूरत है। आप समझ नहीं रहे, लोग सड़क पे हैं। कल तक जो ढाबा चलाते थे उनकी हालत भीख मांगने की नौबत आ गई है। तो आप एक वर्ग के साथ ये नहीं कर सकते। आप धीरे धीरे खोल रहे हैं ना, बाकी चीजें खोल रहे हैं, तो इनके साथ क्यों जाती? आप दफ्तर में काम कर रहे हैं, आप फ्लाइट भी पकड़ रहे हैं, तमाम चीजें हो रही हैं, पर हॉस्पिटैलिटी सेक्टर असल में दिक्कत में है। और एक और चला रहे हैं। हाँ, एक और दिक्कत का सबब यह है कोविड सेटबैक, मतलब कहां कहां हमें धक्का लग रहा है। टैक्स रेवेन्यू ड्रॉप्स 33% इन जून क्वार्टर। मतलब टैक्स कलेक्शन नहीं बढ़ पा रहा है, अर्थव्यवस्था का पहिया जाम है, वो चल नहीं पा रहा है, तो टैक्स कलेक्शन तो घटेगा ही, ये दर्शक समझते हैं। लेकिन टैक्स कलेक्शन अगर घटता रहेगा, वो पिकअप नहीं कर रहा है, तो ये आने वाले वक्त के लिए और दिक्कत का सबब होगा। सरकार के खजाने में पैसा नहीं होगा तो सरकार कैसे पैसा दे पाएगी? ये अपने आप में एक विशेष सर्कल बन जाता है। संदीप, टैक्स कलेक्शन की आपने बात की। देखिए, सरकार को पैसे का जो रेवेन्यू जो है वो मेजर सोर्स है, और इससे जब टैक्स नहीं आएंगे तो जाहिर है जो सरकार के जो खर्चे हैं, एजुकेशन के लिए कह लीजिए, हेल्थ के लिए कह लीजिए, सड़कें बनानी है, फ्लाईओवर का निर्माण करना है, ब्रिजेस बनाने हैं, 10 और ऑब्लिगेशंस हैं सरकार के। तो मेरा ये मानना है कि टैक्स जो आपने देखा ये लगभग अपनी नीचाई पे चला गया है, तो यहाँ से अब थोड़ा बेहतर ही होगा। और सरकार इस बात को मान के चल रही है कि इस साल जो टैक्स कलेक्शन जो बजट का टारगेट है उससे निहायत कम होगा, बहुत ज्यादा कम होगा। और उसके लिए सरकार के पास दूसरे और अब क्योंकि देखिए सरकार को अभी क्या है, अब रेवेन्यू इनको अब दूसरा क्या तरीका है, इनको डाइवेस्टमेंट से आना है, उसमें दिक्कत हो रही है। बीपीसीएल के डाइवेस्टमेंट में दिक्कत हो रही है, यूनियन खड़ी हो गई है, बोरोइंग करेंगे। तो डाइवेस्टमेंट में यूनियन, देखिए ये सरकार यूनियन से नहीं डरती संदीप, ये बात आप जान लीजिए। यूनियन से इनको कोई लेना देना नहीं है, न यूनियन की बात समझते हैं, न यूनियन इस देश में इफेक्टिव है। यूनियन केवल जो है एक लाउड स्पीकर है, उसके अलावा यूनियन की कोई वैल्यू नहीं है इस देश में। इसको तो समझ लिया जाए, बिल्कुल इसमें बिल्कुल क्लियर है हम लोग। अगर यूनियन, आप पिछले 5 साल में देखा एक के बाद एक कंपनी लगातार बिक रही है, पार्शली और पूरी तरह से, जैसे भी कर लीजिए। यूनियन ने कहा क्या कर लिया बताइए जरा। लगातार कोल इंडिया में सरकार के शेयर घट रहे हैं, कोल इंडिया में अभी फिर कोल इंडिया में सरकार बेचेगी। यूनियन ने क्या कर लिया अब तक, यूनियन की कौन सी बात सरकार ने मानी है? तो इसलिए यूनियन की बात छोड़ दीजिए। हाँ, अब आ जाइए पैसे पे। तो पैसे के लिए जो सोर्सेज हैं उसमें टैक्स मेरे ख्याल से थोड़ा बेहतर होगा। डाइवेस्टमेंट से मुझे बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं है, क्योंकि मार्केट में सेंटिमेंट बहुत खराब है। तो स्ट्रेटेजिक जो डाइवेस्टमेंट होगा उसके लिए भी, और जो मार्केट में आप आईपीओ लाएंगे उसके लिए भी, या जो 5% या 10% जो शेयर आप बाय बैक या ओएफएस के जरिए बेचेंगे उन सब के लिए भी। तो सरकार बोरोइंग बढ़ाएगी, और या फिर अगर डाइवेस्टमेंट का पूरा हो जाता है जिसके आसार कम है, तो एक तरीका है टैक्स यहाँ से ऊपर जाएगा। और टैक्स तो ऊपर जाएगा, लेकिन यहाँ पर दर्शकों को देखिए एक और बात समझाने की जरूरत है, और हम जितना भी ज्ञानवर्धन कर सकते हैं, फाइनेंशियल लिटरेसी देश में जितना बढ़े, ये भी एक मकसद है इस कार्यक्रम का। देखिए दर्शकों, जब बजट बनता है, इस साल 1 फरवरी को बजट बना, हमारा बजट मोटा मोटा 30 लाख करोड़ का है, और उसमें से सरकार की भाई इतना टैक्स आ जाएगा, इतने हमारे और सोर्सेज होंगे, और उसमें वित्तीय घाटा कितना होगा। सरकार ने कहा इस बार हमारा वित्तीय घाटा लगभग 8 लाख करोड़ होगा, लेकिन हम अभी जुलाई में हैं और जून तक ही जो ये आंकड़े बता रहे हैं 6,62,000 करोड़ का पहले से ही हम घाटा झेल चुके हैं, जो 83% है जितना हमने प्रोजेक्शन की थी। 8 लाख करोड़ का नुकसान उठाने के लिए देश तैयार था, 6,62,000 करोड़ का ऑलरेडी हो चुका है।
तो हम अपनी ऑप्शंस को भी एग्जॉस्ट कर रहे हैं। पवन। नहीं संदीप, क्या होता है कि जनरली आप देखेंगे कि हर साल जो फाइनेंशियल कैलेंडर आप देखेंगे तो जिस तरह का जो फिजिकल डेफिसिट जिसकी आप बात कर रहे हैं वो आपको पहले वाले 6 महीने में आपको ज्यादा दिखेगा। ये नॉर्मल सा है। इस बार थोड़ा ज्यादा है क्योंकि हालात ऐसे हैं जिसमें आप कुछ कर नहीं सकते। तो लेकिन आपको हमेशा ये सेकेंड वाले हाफ में थोड़ा कम दिखेगा। तो जाहिर है कि ये आपको इस बार भी ऐसा ही देखने को मिलेगा क्योंकि इस बार हालात बड़े उल्टे सीधे खर्चे हैं सरकार के। जैसा कि आपने कहा कि टैक्सेस कम हो गए, तो ये इतनी ज्यादा हमारे लिए चिंता की बात नहीं है। और फिजिकल डेफिसिट इस हालात में अगर थोड़ा बढ़ जाता है तो क्योंकि आपके पास करने को इतना कुछ है और आपके रिसोर्सेज श्रिंक हैं, तो आप फिजिकल डेफिसिट अगर थोड़ा बढ़ जाता है तो कोई ऐसी कोई चिंता की बात नहीं, ऐसा कोई अनर्थ नहीं हो जाएगा। ठीक है, एक कोर सेक्टर से जुड़ी खबर है और दर्शकों को हम लगातार बताते हैं। कोर सेक्टर क्या होता है? नींव जिसकी बिना पर हमारे अर्थव्यवस्था का इंजन चलता है। इसमें कोयला आ जाएगा, इसमें कच्चा तेल आ जाएगा, गैस आ जाएगी, फर्टिलाइजर, स्टील, सीमेंट, बिजली, इन चीज़ों पर ही अर्थव्यवस्था का पहिया घूमता है ना। तो द कोर सेक्टर कॉन्ट्रैक्ट्स एट स्लोअर पेस इन जून। 15% के करीब श्रिंक हुआ है, सिकुड़न हुई है, लेकिन ये जून में लगभग 24.5% था। तो कहीं ना कहीं कुछ इंजन घूमता दिख रहा है, लेकिन अभी भी वी आर नॉट आउट ऑफ द वुड्स। नहीं, ये बेहतर होगा संदीप, मुझे उम्मीद है। आप देखिए इसमें देखिए कोर सेक्टर की आपने बात की। ये जो हमारा इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है उसका 42-43% के आसपास होता है। तो आप देखेंगे कि जैसे आप जैसे जुलाई का देखिएगा, उसके बाद अगस्त आएगा। जुलाई और अगस्त के में आप देखेंगे तो ये बढ़ के आना चाहिए क्योंकि आप हालात जो है जून के बाद थोड़े ज्यादा सुधरे हैं। तो इसमें आप कोर सेक्टर भी सुधरेगा। इसमें आप देखेंगे आईआईपी के नंबर भी सुधरेंगे। शायद आईआईपी नहीं हो तो अब इससे ज्यादा खराब नहीं होगा जितना आपने देख लिया। और आईआईपी जैसा कि पिछली बार हम लोगों ने बात की थी कि कुछ इस वजह से भी शायद एक फ्लैट हो या कम उसमें बढ़ोतरी हो इस हिसाब से, क्योंकि जो पार्शियल लॉकडाउन है वो लगभग देश भर में अलग अलग राज्यों में हुए। तो हमें लगता है कि आउट ऑफ वुड्स तो नहीं कह सकते, लेकिन हम काफी हद तक रिकवर करेंगे। थोड़ा टाइम लग सकता है, मेरे ख्याल से सितंबर तक स्थिति काफी बेहतर होनी चाहिए अर्थव्यवस्था के जितने सेक्टर हैं सब में। ठीक है, एक और अहम खबर, और ये अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में हमें इसे देखना होगा। चीन से तकरार है। अब भारत क्या कह रहा है? इंडिया रिव्यूज कंटिन्यूएशन ऑफ ट्रेड पैक्ट विद आसियान। जो साउथ ईस्ट एशियन नेशंस हैं उनके साथ हमने करार किया हुआ है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है कि वो माल अपना यहाँ पर बेच सकते हैं, हम अपना माल वहाँ पर बेच सकते हैं। चीन से तकरार है, चीन की घेराबंदी हो रही है। बहुत सा माल चीन का मलेशिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड, ये सारे आसियान का हिस्सा हैं, वो भी भारत में आता है। अब भारत क्या कह रहा है, ये थोड़ी खबर समझाइए पवन। भारत ये कह रहा है कि जो हमने ये समझौता किया हुआ है, व्यापारिक समझौता, कि आसानी से आदान प्रदान हो सकता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, इसमें भारत को नुकसान हो रहा है। नुकसान भारत को कैसे हो रहा है दर्शकों, कि वहां से माल तो ज्यादा आ रहा है, वो हमारा माल लेने को तैयार नहीं है उसी अनुपात में। तो ट्रेड बैलेंस जो है वो उनके फेवर में है, यानी कि वो माल ज्यादा भेज रहे हैं, हम उनको कम माल भेज पा रहे हैं। नहीं, इसमें दो पहलू हैं संदीप। हम माल कम पा रहे हैं, इसको रिव्यू तो इसको भी करने की जरूरत है। दूसरी जगह से देखिए क्या होता है कि अभी जो चाइना के आलोक में हुआ क्या है कि सरकार एक ऐसे प्लान पे काम कर रही है जिसमें कुछ ट्रेड और कुछ कंट्री को उसको बोलते हैं पोर्ट रेस्ट्रिक्शन, कि जैसे फर्ज करिए कि चाइना से अगर माल आना है तो आपको केवल चेन्नई पोर्ट पे अलाउ होगा, आप मुंद्रा से या दूसरे पोर्ट से नहीं ला सकते। ये एक रेस्ट्रिक्शन है, मतलब एक तरह से कहें इसको नॉन टैरिफ बैरियर है ये। तो जब आप ये देख रहे हैं, जैसे आपने जैसा कहा कि
कुछ ऐसे इंपोर्ट होंगे जो चाइना से इंपोर्ट हो सकता है, जो रूट थ्रू हो सकते हैं दूसरे देशों से। इस बात की आशंका है। और जो पोर्ट रिस्ट्रिक्शन वाली बात है और दूसरे और 4-5 और प्लान्स जिस पे सरकार काम कर रही है, वो इसलिए क्योंकि इस बात का अंदेशा है कि हमने फर्ज करिए कि हमने साउथ कोरिया के स्टील पे बैन किया, कुछ आइटम्स पे, हमने चाइना के कुछ आइटम्स पे बैन किया। तो इस बात को देखने की जरूरत है कि क्या ये कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये मलेशिया के जरिए आ रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि इंडोनेशिया के जरिए आ रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि थाईलैंड के जरिए आ रहा है। तो उसके लिए आप रेस्ट्रिक्शंस करते हैं, वो टाइम टू टाइम डिसाइड करते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द काइंड ऑफ इनपुट यू हैव। तो आप ये उसी का हिस्सा है। लेकिन मैं दूसरी जो इंपॉर्टेंट बात आपको ये कह रहा हूं कि आप जब ये म्यूचुअल एग्रीमेंट है ना, जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है वो म्यूचुअल है। आप जब रिव्यू करेंगे तो आपको ये भी पता होगा ना कि आप वो भी तो रिव्यू करेंगे। हाँ, उसमें आप वो भी रिव्यू करेंगे, बिल्कुल, थाईलैंड भी रिव्यू करेगा, मलेशिया भी रिव्यू करेगा, सभी रिव्यू करेंगे। तो वो जब रिव्यू करेंगे तो कहीं ऐसा ना हो कि हम चाइना से ज्यादा डर के जो ये रिस्ट्रिक्शंस कर रहे हैं उसमें हमारा एक्सपोर्ट और प्रभावित हो जाए। ये भी समझने की बात है। आज की आखिरी खबर, और ये बड़ी दिलचस्प खबर है, आजकल सोशल मीडिया छाया हुआ है, लोग कंज्यूम बहुत कर रहे हैं, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटीज़ चल रही हैं, बहुत कुछ प्रोफेसर बन गए हैं लोग। ये खबर ऑस्ट्रेलिया से है। ऑस्ट्रेलिया ऑर्डर्स गूगल फेसबुक टू पे न्यूज़ मीडिया। ये बड़ी दिलचस्प खबर है कि न्यूज़ कंटेंट जो आ रहा है फेसबुक पर, गूगल पर, अब उसके लिए पैसा देना होगा। 28 अगस्त तक की डेडलाइन है और फेसबुक, गूगल बड़े परेशान भी हैं इस बात को लेकर। लेकिन ऑस्ट्रेलिया की जो ये बात है, अगर ये एक वर्ल्ड वाइड ट्रेंड भी हो जाती है तो फेसबुक, गूगल इस पर कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे वो तो हम उनका देखते हैं, उनकी प्रतिक्रिया क्या आती है। लेकिन जो बहुत सारे लोग कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं और अभी उनको पैसा नहीं मिलता है, क्या ये आगे के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर भी जो मोनेटाइजेशन मॉडल आज तक दुरुस्त नहीं हो पाया है, उसकी ओर भी एक कदम बढ़ता दिख रहा है क्या आपको, पवन? संदीप, इसके देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि आप गूगल और फेसबुक की बात कर रहे हैं। मैं गूगल पैसा बना रहा है, फेसबुक पैसा बना रहा है। फर्ज करिए कि आपने एक बढ़िया आर्टिकल लिखा और जो ओरिजिनल आर्टिकल है वो आप दुनिया भर की किताबें पढ़ते हैं, दुनिया भर की जानकारी जुटाते हैं, उसके बाद आपने एक आर्टिकल लिखा किसी विषय पे। अब आप हमने लिखा चाइना और इंडिया के संबंधों के बारे में, और हमने लिखा कि इंडिया का क्या क्या फायदा और क्या क्या नुकसान है। आप जब सर्च करते हैं तो आपका 3000 शब्द का आर्टिकल संदीप चौधरी का हम मुफ्त में पढ़ रहे हैं। हम मुफ्त में पढ़ रहे हैं, तो चलिए हमारी बात तो छोड़िए, पर फेसबुक जो उसको प्रोवाइड कर रहा है, ये सब दुनिया भर का पैसा इन्होंने बनाया है पिछले सालों में, अरबों खरबों रुपए बनाए हैं। बिल्कुल। तो इनको जिसका कंटेंट है उसको पैसे देने में क्या अर्थ है? मैं इस बात से मुझे खुशी हुई कि चलो किसी ने इस बात के लिए इनको मजबूर करने की दिशा में है। बिल्कुल। आप जो इस्तेमाल कर रहे हैं, उसको शेयर कर रहे हैं, उसका आपको इंटेलेक्चुअल इनपुट का, संदीप, एक वैल्यू होता है। हाँ। आप लेक्चर देने आएंगे, ये आप लेक्चर देते हैं, उसके पैसे आपको इसलिए देते हैं क्योंकि साहब आपने उस दिशा में मेहनत की है। तो इसलिए ये एक सराहनीय कदम है। और हिंदुस्तान में भी अगर सरकार इनको पैसे देने के लिए बाध्य करती है या इनको मना लाती है, तो हमारे हिसाब से ये एक रेवेन्यू मॉडल होगा ऑर्गेनाइजेशंस के लिए भी और इंडिविजुअल्स के लिए भी। बिल्कुल, ये एक बहुत ही अहम कदम हो सकता है। ऑस्ट्रेलिया से चलते चलते और देश भी इसे लागू करेंगे तो एक मॉडल भी तैयार हो सकता है। और बहुत सारा मान जो आप पढ़ते हैं ना, हमें मुफ्तखोरी की भी आदत हो गई है कि मुफ्त का कंटेंट जितना मिल जाए, जहाँ पर भी पे करने की बात आती है तो वहाँ पर आपकी व्यूअरशिप, रीडरशिप भी घट जाती है। ये भी एक कड़वी हकीकत है। पवन कुमार, सीधी सरल भाषा में, आसान भाषा में खबरों को समझाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आज का मनी मंत्र में बस इतना ही। नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़िए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।